हमारा ये टॉपिक है कॉस्ट टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। इसका ताल्लुक जो इससे पहले हम कॉस्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन के हवाले से दो वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उसके साथ है। तो अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हम अभी तक वर्ड कॉस्ट को समझ चुके थे। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में देखा है कि कॉस्ट जो है वो कैसे यूज़ होती है या एप्लीकेबल कैसे है। इसी तरह जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, उनके साथ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में कॉस्ट का क्या रोल है, ये हमने देखा। और देन उसके बाद जो है वो कॉस्ट की हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट बेसिस पर इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों थी? इसलिए कि जो कॉस्ट है उसको अंडरस्टैंड हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव में करना होता है। बिजनेस में कॉस्ट किसी एक पर्सपेक्टिव में अकर नहीं हो रही होती। तो इसलिए जब तक हमें उनके जितने भी पर्सपेक्टिव्स बनते हैं कॉस्ट के, उन्हें अंडरस्टैंड हम ना कर पाए, उस वक्त तक हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये बात उस वक्त कर रहे थे कि हमें डिफरेंट बेसिस पर कॉस्ट को क्लासिफाई करने की ज़रूरत होती है। फर्दर हमने ये बात की थी कि अगर कॉस्ट को क्लासिफाई करना चाहें तो उसकी जो बेसिस हैं वो प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट हो सकती थी। तो उसी वक्त हमने साथ एक्सपेंसेस की बात की थी। और देन उसके बाद जो है वो हम बात कर रहे थे कि अगर हम कॉस्ट को प्रोडक्ट के लिहाज से देखें तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट थी, और अगर एक पीरियड जिसमें इनकर होती है तो पीरियड कॉस्ट थी। खैर ये तो हम डिटेल में बात पहले कर चुके थे। फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पर कॉस्ट की बात कर रहे थे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करें तो हमारे पास कॉस्ट कौन सी है, जिसमें हमने इन्वेंट्री की बात की थी। और इन्वेंट्री ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दोनों की हमने डिस्कस की थी। और इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से यही जो हमारी इन्वेंट्री है जब सेल हो जाती थी तो रिपोर्ट होती थी। देन उसके बाद जो है वो हमने ये देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी हमारे पास, जिसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। मटेरियल में हमने ये बात की थी कि डायरेक्ट मटेरियल है, और लेबर में भी ये बात की थी कि हमने ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। और इसी तरह जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर थे वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट थे। और साथ हम ये बात कर रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसमें हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के अलावा और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि फ्यूल हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकती है, सुपरविजन हो सकती है या रिपेयर हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है जो फैक्ट्री इक्विपमेंट की या फैक्ट्री प्लांट की, या फर्नीचर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में यूज़ हो रही होती हमारी आइटम्स, तो वो सारी की सारी कॉस्ट हमारी बन जाती थी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। इन तीनों को क्लब करते थे तो हमने कहा था कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते थे हम। देन उसके बाद हम नेक्स्ट जब मूव कर रहे थे तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का परफॉर्मा डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ आगे चलकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परफॉर्मा भी हमने साथ ही डिस्कस कर लिया था। तो ये डिस्कशन तो बेटा लास्ट टाइम जो है वो हम जो इससे पहले जो टू प्रीवियस वीडियोस थी उनमें कर चुके हैं। तो आज इसी तरह हमने एक वर्ड जो है कॉस्ट ड्राइवर, उसे समझना है कि वो क्या है। जैसा कि नेम से शो हो रहा है कॉस्ट ड्राइवर, कि इस एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसे फंक्शंस, ऐसे इवेंट जो कॉस्ट के अकर होने की रीजन बनते हों। जैसे कि यहाँ मेंशन हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए, एक्टिविटीज दैट कॉस्ट कॉस्ट टू बी इनकर्ड और कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर्स। यानी कि जिस वजह से कॉस्ट इनकर होती है। लेकिन इसका जानना क्यों जरूरी है कि बिजनेस में कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से हैं? इसलिए कि जब तक हमें कॉस्ट के इनकर होने की रीजंस पता नहीं होंगी, उस वक़्त तक हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी तरह से अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस, बिज़नेस की जो कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो हम कंट्रोल कर लें, उसको रिड्यूस कर लें, उसको मिनिमाइज़ कर लें। क्योंकि जैसे-जैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते जाएँगे, जैसे कॉस्ट को कंट्रोल करते जाएँगे, वैसे चांसेस होते हैं कि हमारे बिज़नेस के रिटर्न्स, मार्जिन्स वो इंक्रीज़ होते जाएँगे। तो इसलिए जब हम ये बात करते थे कि प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करना है, बिज़नेस के रिटर्न्स को आपने इंक्रीज़ करना है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या थी? ब्रॉडली स्पीकिंग, एक तो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर लें, और सेकंड क्या है आपके पास कि आप
अपने एक्सपेंसेस या कॉस्ट को कंट्रोल कर लें। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए भाई कॉस्ट इनकर कहाँ से हो रही है, कौन सी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से कॉस्ट इनकर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में बात कर लें, तो गाड़ी में हमारे पास क्या होता है, फ्यूल होता है। आ, वो फ्यूल उतना ज्यादा कंज्यूम होता है जितना ज्यादा गाड़ी चलती है, यानी कि माइलेज पे डिपेंड करती है। अच्छा, और उसके अलावा मतलब ये है कहने का कि अगर आपकी गाड़ी ज्यादा जो है वो किलोमीटर चलेगी तो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, और अगर कम किलोमीटर चलेगी तो कम फ्यूल कंट्रोल जो है वो आपका कंज्यूम होगा। इसी तरह और भी रीजंस हैं, एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर भी हो सकते हैं किसी एक्टिविटी में। जैसे फ्यूल की बात कर लें, अगर जो है वो गाड़ी कह लीजिए कि आपकी ज्यादा लोडेड है, तो लोड का ज्यादा होना भी फ्यूल की कंजम्पशन का सबब बनता है ज्यादा। इसी तरह कह लीजिए कि एस्केलेटर जो है, अगर आप वहां पर एस्केलेटर पे पाँव बहुत ज्यादा कह लीजिए कि रफ यूज करते हैं तब भी पेट्रोल की कंजम्पशन ज्यादा होती है। गाड़ी की कह लीजिए कि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रही तब भी कंजम्पशन ज्यादा होती है। तो पॉइंट ये है, पहली बात कि एक हमें कॉस्ट के ड्राइवर्स का आइडिया होना चाहिए, और दूसरा वो कौन कौन से हैं, तब जाकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कॉस्ट के आकर होने की रीजंस को नहीं समझ सकते, उस वक्त तक जो है वो हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात तो कॉस्ट ड्राइवर की आएगी। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं यहाँ पर, जैसे देखें, मशीनिंग ऑपरेशंस की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर मशीन के ऑपरेशंस की बात हमने करनी है, तो जितने आवर्स मशीन चलेगी उतनी ज्यादा कॉस्ट होती जाएगी। एक्टिविटी क्या है, ऑपरेशंस किसके, मशीन के। अब मशीन के ऑपरेशंस का लिंक है किसके साथ, मशीन आवर्स के साथ। तो जितने आवर्स ज्यादा मशीन काम करेगी उतने ज्यादा मशीन की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी। इसी तरह जितने ज्यादा सेटअप बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा सेटअप की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो हर एक में, जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक्टिविटी आपको शो हो रही है और राइट साइड पे जो इसके कॉस्ट ड्राइवर शो हो रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज के अकर होने की ये राइट साइड पे जो रेड कलर से हैं, ये रीजंस हैं। अब इंस्पेक्शन है सपोज यहाँ पर, तो भाई जितने ज्यादा पीस इंस्पेक्शन करेंगे उससे ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। अगर सपोज कर लीजिए कि आप पर पीस कहते हैं कि इंस्पेक्शन की कॉस्ट है 10 सेंट्स, तो डेफिनेटली 10 पीसेस को इंस्पेक्ट करने की कॉस्ट $1 हो जाएगी। और इसी तरह जितने पीसेस बढ़ते जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए उतनी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो सो ऑन, आप किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ऑपरेशनल नेचर में जो इवेंट्स होते हैं उनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके बैक पे उनके जो कह लीजिए कि रीजंस कॉस्ट इनकर होने की क्या है। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द कॉस्ट ड्राइवर्स यू कैन इजीली कंट्रोल द कॉस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट जो है वो हम कास्ट क्लासिफिकेशन एक और पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है बिहेवियर के लिहाज से, यानी कि कॉस्ट जो है वो बिजनेस की एक्टिविटी के चेंज होने से कैसे बिहेव करती है। मतलब कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, कॉस्ट इंक्रीज होगी, सेम रहेगी, डिक्रीज होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, किसके चेंज होने की वजह से, एक्टिविटी के चेंज होने की वजह से। Activity mean number of units in a production department. Activity mean number of units which we are thinking or which we are planning to कह लीजिए कि सेल। अच्छा, number of beds in a hospital। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हम जो बात करना चाह रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की। क्यों, इसलिए मैंने कहा कि एक्टिविटी जैसे कि हमारे पास मशीन आवर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के हो सकते हैं, लेबर आवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो कॉस्ट के इनकर होने की एक मेन रीजन बन सकती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, कॉस्ट बिहेवियर का मतलब क्या है, कॉस्ट बिहेव कैसे करेगी। बिहेव मीन क्या कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, क्या कॉस्ट आपकी चेंज होती रहेगी, क्या कॉस्ट में जो है वो एक्टिविटी के चेंज होने से क्या रिएक्शन आता है, क्या चेंज आता है। तो वो हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हमें जो है वो कॉस्ट नजर आती है, वेरिएबल कॉस्ट और
फिक्स कॉस्ट, यानी कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो एक्टिविटी के चेंज होने के साथ चेंज होती रहती हैं, जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट का है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो कि एक्टिविटी तो चेंज होती रहती है लेकिन वो कॉस्ट सेम रहती है, फिक्स रहती है। एग्जाम्पल दे लेते हैं जी। जैसा कि हम वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो टेलीफोन का बिल आता है उसमें एक कंपोनेंट होता है वेरिएबल कॉस्ट। आल्दो जो टेलीफोन का बिल होता है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती है और उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है। तो टेलीफोन की एग्जांपल इसलिए हमने यहाँ पर शेयर की कि इसमें दोनों कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सकता है। इसमें फिक्स कॉस्ट की भी कह लीजिए कि समझ आने के चांस है और वेरिएबल कॉस्ट भी समझा जा सकता है यहाँ पर। तो खैर हम बात करें टेलीफोन बिल की। अब अगर कह लीजिए कि जो लोकल कॉल के अलावा कॉल्स होती हैं, अगर आप लोगों ने कभी इसको एक्सपेरिमेंट किया हो, जो लैंडलाइन नंबर होते हैं आपके, अगर उनको लोकल कॉल में देखें तो वो कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है। और इसी तरह जो है वो कह लीजिए कि जैसे ही वो लोकल जो कॉल्स होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर आपका जो एक सेम जो कोड होता है, सपोज 051 है या 041 है या जीरो कोई भी आपका 40 कोड है, जब आप उस कोड की कह लीजिए कि विसिनिटी से उस कोड की कह लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है जियोग्राफिकली, उससे बाहर कॉल करेंगे तो आपको वो बिल ज़्यादा आता है। वो क्या होता है कि जितने मिनट्स आपके ज़्यादा होते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपको वो है बिल पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट कॉल की है, तो हो सकता है ₹5 आपको कॉस्ट पड़े। 2 मिनट कॉल की है, तो मेबी ₹10 आपको कॉस्ट बेयर करना पड़े। इसी तरह 3 मिनट कॉल की है, तो आपको ₹15 कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। यानी कि जैसे-जैसे आपके मिनट्स बढ़ रहे हैं, मिनट क्या है? एक्टिविटी यहाँ पर। जैसे-जैसे एक्टिविटी चेंज हो रही है, एक्टिविटी चेंज का मतलब यहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो वैसे-वैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। और अगर मिनट्स कम होते जाएँगे तो कॉस्ट भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये वेरिएबल है नेचर में कि एक्टिविटी चेंज हो रही है, तो साथ आपकी कॉस्ट भी क्या है वो चेंज हो रही है, कॉस्ट भी आपकी जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको ग्राफिकली भी शो किया हुआ है कि हमारे पास जितने मिनट हम ज़्यादा बात करते हैं, उतनी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है टेलीफ़ोन के बिल की। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़हन में रखने की है वो ये कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो पर यूनिट बेसिस पर फिक्स होती है। वो क्यों? अभी हमने बात की कि जो हमारे पास यहाँ पर 1 मिनट की कॉस्ट थी ₹5, 2 मिनट की कॉस्ट है कितनी 10, 3 मिनट की कितनी कॉस्ट है 15। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, जब 1 मिनट था तो कॉस्ट था 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5। इसी तरह कह लीजिए कि जब 2 मिनट्स थे तो 2 को मल्टीप्लाई किया गया विद 5, तो आंसर आया 10। जब 3 मिनट्स थे तो 3 को मल्टीप्लाई किया गया विद 5, आंसर आया 15। हम कहते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5, 10, 15 है विद कह लीजिए कि 1, 2 एंड 3 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें कि 1 मिनट के 5, 2 मिनट की 10, 3 मिनट की 15। अब इसमें ज़रा नोट करें, जो ₹5 पर यूनिट है या पर मिनट है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेसिस पर होती है, फिक्स होती है। और जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट जब टोटलिटी में बात करें, तो वो वेरी करती है टोटल में। तो इसलिए जब भी बात की जाती है कि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज़ विद द लेवल ऑफ चेंजेस इन द एक्टिविटी, कि एक्टिविटी का लेवल चेंज होने के साथ चेंज होती है। तो वो बात किसकी कर रहे होते हैं? वो बात कर रहे होते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती है। जबकि यूनिट बेसिस पर कॉस्ट जो होती है फिक्स होती है, वो 5 ही रहेगी। अच्छा, लेकिन अब मुझे बताइए, क्या ये अगर हम जैसे आपका बिजली का बिल होता है, वो पर यूनिट जो रेट होता है वो फिक्स होता है, आपको पता है। अगर आपने सपोज़ कर लीजिए कि 50 यूनिट्स कंज़्यूम किए हैं, तो जो 1 यूनिट का रेट सपोज़ कर लिए 2 है अगर, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 200 रेट आ जाएगा। और इसी तरह अगर 100 यूज़ किए हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 200। लेकिन क्या अगर 1000 यूनिट्स भी हम कंज़्यूम करें, तो हमें पर यूनिट रेट जो है वो $2 या ₹2 ही पे करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फिर जो यूनिट रेट है वो चेंज हो जाता है।
तो फिर क्या होता है, मे बी वो 2 की बजाय 3 रुपी पे करना पड़े पर यूनिट, मे बी 2 की बजाय 2.5 रुपी पे करना पड़े पर यूनिट। तो इट मीन्स के हम जो बात कर रहे थे कि 2 या 5 रुपी रहेंगे पर यूनिट रेट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट की जो बात करते हैं ना, कि ये पर यूनिट बेसिस पर फिक्स है। वो फिक्स तो है लेकिन विद इन आ रेलेवेंट रेंज। वो बिजली के बिल में, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जब हम बात करते हैं तो वो कितनी है, 100 यूनिट्स। कि गवर्नमेंट ने हो सकता है कि 100 यूनिट्स तक आपको ये कहा हो कि 100 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो आपको पर यूनिट 2 रुपी पे करना पड़ेंगे। टेलीफोन के बिल में अगर गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जो फर्स्ट 100 मिनट्स होंगे उसमें से हर मिनट का 5 रुपी चार्ज करेंगे, और जैसे ही 100 मिनट से क्रॉस करेंगे, एक्सीड कर जाएंगे, तो मे बी वो 5 की बजाय रेट ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। चेंज तो आ सकता है ना। तो इसलिए जब हम ये वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करेंगे तो हम सिंपली ये नहीं कह लेंगे कि जी वेरिएबल कॉस्ट द कॉस्ट विच चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाए उसको वेरिएबल कॉस्ट कहें। ऐसा नहीं है। कंप्लीट क्या होगा कि वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस इन टोटलिटी, या हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो एक्टिविटी के लेवल के चेंज होने के साथ चेंज होती है लेकिन विद इन अ रेलेवेंट रेंज। सो वेरिएबल कॉस्ट द कॉस्ट विच कह लीजिए कि चेंजेस ओवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट विद इन अ रेलेवेंट रेंज। तो एक्टिविटी लेवल चेंज होने के साथ साथ ये चेंज होती रहेगी, बट हमें साथ पॉइंट क्या मेंशन करना है कि रेंज जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। जैसे ही हम रेंज को क्रॉस करेंगे, एक्सीड करेंगे, तो ये जो कॉस्ट है वो आपकी पर यूनिट बेसिस पर चेंज हो जाएगी। पर यूनिट बेसिस पर हमने बात की थी फिक्स है। वो फिक्स क्या थी, वो फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास 2 रुपी, अगर हम बात कर रहे थे, एग्जांपल ले रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, और 5 रुपी पर मिनट अगर बात कर रहे थे टेलीफोन की। तो खैर पॉइंट यहाँ पर ये था कि जब हम ये बात करें कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और यूनिट बेसिस, तो साथ एक बात हमें ऐड करना होगी कि विद इन अ रेलेवेंट रेंज। तो इसलिए यहाँ पर जो है वेरिएबल कॉस्ट के साथ हमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है और उसकी रेंज क्या है। तभी हम कह सकते हैं कि वो उस रेंज के अंदर रहकर वेरी कर रही है, जो है फिक्स रह रही है यूनिट बेसिस पर। और अगर जो वेरिएबल की बात करते हैं तो वो टोटलिटी की बात, द लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो टोटल कॉस्ट के साथ उसको रिलेट कर रहा होता है। अच्छा, इसी के बारे में जो है वो एक मैं आपके साथ और वीडियो भी शेयर कर दूंगा, इसी मेरे चैनल पर है वीडियो, वो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। उस पर भी डिटेल में मैंने इसका कंसेप्ट दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको दोबारा क्लियर कर सकते हैं, वहाँ ज़रा कंप्रिहेंसिवली मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। और इस तरह फिक्स कॉस्ट को भी वहाँ मैंने एक वीडियो अवेलेबल है लैना से। तो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 8-10 मिनट की हैं, वो आप सुन सकते हैं, वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल्स के साथ वहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये वही बात जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसको हमने ग्राफिकली शो किया हुआ है कि ये देखिए कि हमें एक सर्टेन जो लिमिट दी होती है वो फिक्स रहती है वेरिएबल कॉस्ट की, जो कि पर यूनिट एग्जांपल है। तो कहता है द कॉस्ट पर लॉन्ग डिस्टेंस मिनट स्टॉक इज कांस्टेंट। ये नहीं कि देखे ना 5 रुपी 5 रुपी 5 रुपी, तो अगर अगर पर यूनिट बात करें तो वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। और अगर टोटल की बात करेंगे तो वो क्या है, वो वेरिएबल है। तो जैसे यहाँ पर शो हो रहा है कि जैसे जैसे मिनट्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे टोटल कॉस्ट वेरिएबल की क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जबकि यहाँ पर जितने मिनट्स मर्जी बात कर लें तो पर यूनिट अमाउंट या पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 5 रुपी ही हमें मिलती है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। इसी तरह अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वो हमें आइडिया है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इसका ऑपोजिट हो जाएगी। क्या मतलब कि जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने के साथ चेंज ना हो, जो कांस्टेंट रहे, कि एक्टिविटी लेवल जो मर्जी रहे। सपोज आप किसी मंथ अपना टेलीफोन बिल्कुल यूज नहीं करते, कोई कॉल नहीं करते, तो आपको लैंड लाइन रेंट पे करना होगा। भले आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें या ना करें, तो आपको अपने टेलीफोन का
बिल फिर भी पे करना होगा। आपकी जो यूटिलिटीज के बिल होते हैं वो तमाम के तमाम उनकी लैंडलाइन रेंट आपको पे करना होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई गैस का कनेक्शन है, तो अगर आप ना भी यूज करें तो वो आपको फिर भी पे करना होता है। आप किसी मंथ चले, सपोज कर लें कहीं चले जाते हैं किसी जगह पे सैर व सियाहत के लिए, या किसी जगह एज अ गेस्ट के तौर पर, एक मंथ के बाद वापस आते हैं, तो आपको फिर भी, आपको आइडिया, गैस का, बिजली का या टेलीफोन का बिल आया होता है, आप पे करते हैं। वो क्यों? इसलिए कि उसका जो एक फिक्स लैंड लाइन रेंट होता है वो आपको पे करना होता है। तो इसलिए हम बात ये करते हैं कि फिक्स कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है कि जो एक्टिविटी के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, फिक्स होती है। अच्छा, तो टेलीफोन के बिल में क्या है? जो लाइन रेंट है वो वाला, और उस लाइन रेंट के ऊपर जितने कॉस्ट करते रहेंगे वो उसका वेरिएबल कंपोनेंट होगा, तो वो उसमें ऐड होता रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमने शो किया है कि लोकल कॉल्स जो है वो हम जितनी मर्जी करते रहे, क्योंकि लोकल कॉल्स हमने कहा वो क्या थी, फिक्स है, कि उसके अंदर तो कोई कॉस्ट नहीं आपको जो पे करना पड़ती, कि करें या ना करें वो आपको उतना ही बिल उसका आना है जो लोकल कॉल्स का होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो टेलीफोन बिल की जो लोकल कॉल्स है, ये उसका लैंडलाइन रेंट है, वो सारा आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट में आ जाता है। किसी कंपनी में अगर हम बात करना चाहें तो हो सकता है जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरीज है, और जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ आपके हैं, जो वो काम, अगर आप उनको मंथली बेसिस पर सैलरीज देनी है, उनकी सैलरीज डिटरमिन प्रोडक्शन के साथ अगर हम नहीं कर रहे, प्रोडक्शन के साथ उनकी सैलरीज को रिलेट नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे जी कि उनकी सैलरीज जो है वो फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। इसी तरह जो है डेप्रिसिएशन बिजनेस की वो फिक्स आपके पास नजर आ जाती है। इसी तरह जो है वो हमें नजर आता है कि हमारे पास जो इंश्योरेंस है वो भी फिक्स है, रेंट है वो भी फिक्स है। आपने रेंट पे कर दिया, कस्टमर ज्यादा आए कम आए उसकी वजह से आपका जो ऑनर है वो ये तो नहीं कहेगा भाई आपके इस मंथ में ज्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो आप मुझे ज्यादा रेंट पे करें। तो इसलिए ये रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, प्रीमियम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सारी एग्जांपल्स हमें किसकी मिलती हैं? ये एग्जांपल्स हैं फिक्स कॉस्ट की। लेकिन इसके साथ एक बात माइंड में और रखिएगा कि जो फिक्स कॉस्ट है ये शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसकी भी तो रेंज है ना, इसकी रेंज क्या है? शॉर्ट टर्म है यहाँ पर। और एक्टिविटी के साथ भी आगे बात करेंगे कि वो भी चेंज हो जाती है आगे, लेकिन कब चेंज होती है बात करते हैं आगे। शॉर्ट टर्म की बात क्या है कि फिक्स कॉस्ट शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करती, मैंने ये बात की क्यों भाई? इसलिए कि जैसे सैलरी की एग्जांपल ले लें। सैलरी क्या है? अगर उसको लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में सैलरी जो है वो आपकी वेरिएबल बन जाती है, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। रेंट की एग्जांपल ले लें कि रेंट में भी क्या होता है कि आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। तो सो ऑन, आप जो कह लीजिए कि अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव में ये फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज हो जाती है, तो जब वो चेंज होंगी तो फिक्स नहीं रहेंगी। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व्स और लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व देखे होंगे, और वहां भी आप लोगों ने बात की होगी कि जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी शॉर्ट टर्म पीरियड में ही एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग टर्म में वो शॉर्ट कॉस्ट कर्व्स मिलाकर जो है वो वो आपके वेरिएबल नेचर को शो करते हैं, उसमें चेंज आ जाता है। दूसरी बात, चलिए इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि आपके पास सपोज कर लीजिए कि हम यही बात यहाँ पे कर रहे थे कि जो हमारे पास टेलीफोन है, तो टेलीफोन में लोकल कॉल आप सपोज कर लीजिए कि 5 करें, 10 करें, 50 करें या ना करें, आपको कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। सपोज कर लीजिए कि आप करते हैं जी, लोकल कॉल का जो बिल है वो आता है आपको 100 रुपी। एग्जाम्पल के लिए लोकल कॉल का बिल कितना आता है? 100 रुपी। तो सपोज कर लीजिए कि आपने 25 कॉल्स किए, 25 कॉल किए, 25 कॉल का मतलब मैं 25 मिनट ले रहा हूँ यहाँ पर, और आपको बिल पे करना पड़ रहा है कितना? लोकल कॉल्स का 100। तो अब ये 25 कॉल्स है, कॉस्ट है 100, तो पर मिनट कॉल के जो है वो कॉस्ट क्या मिली? फिक्स कॉस्ट वो हमें मिली 4 रुपी। अब यही कॉल्स अगर हम डबल कर दें, यानी कि 25 की बजाय 50 कर दें, तो अब कितनी कॉस्ट मिलेगी? 2 रुपी। और यही कॉल्स अगर हम 100 कर दें तो पर यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगी आपको? 1। तो इसलिए ये जो कर्व शो हो रहा है वो देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है कि जैसे जैसे कॉल्स लोकल आपकी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी।
तो लेकिन ये भी आपको पता है कि अप टू अ सर्टेन लिमिट होता है, अप टू अ सर्टेन लेवल होता है, देन उसके बाद फिर वो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका अचीव हो जाता है तो कॉस्ट आस्ता 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 आपकी फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो फिक्स कॉस्ट है ये टोटलिटी में फिक्स रहती है, लेकिन यूनिट बेसिस पर ये वेरिएबल नेचर में, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का ऑपोजिट है। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेसिस पर फिक्स थी, फिक्स कॉस्ट यूनिट बेसिस पर वेरिएबल है। तो जब ये बात कर रहे थे वो टोटल कॉस्ट की बात होती है कि टोटल कॉस्ट फिक्स रहती है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर 100 है और वहाँ वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट कितनी 5 थी, तो और जबकि टोटल चेंज हो रही थी। तो इसलिए यहाँ जब हम बात करते हैं कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो वो बात हो रही होती टोटल की, कि एक्टिविटी चेंज होती जाए तो टोटल कॉस्ट वही रहती है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर। अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है यार, एम्प्लॉयज से जो है वो आप प्रोडक्शन करवानी है 50 यूनिट्स, 52 भी करवा लेंगे या 47 भी करवा लेंगे तो एम्प्लॉयज की सैलरीज वही रहनी है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जो जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह ये हमने अभी इसको समराइज किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको वीडियो को पॉज करके, कि जितनी बातें अभी तक हमने की है उन्हीं को यहाँ पर टेबल में टोटल बेसिस पर बात भी कर ली है और यूनिट बेसिस पर बात भी कर ली है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से है जैसे हमने पहले बात की थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की और डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। बस उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो जी डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली, इजीली और कन्वीनियंटली ट्रेस हो सके किसी भी प्रोडक्ट से, किसी डिपार्टमेंट से, किसी सर्विस से। हमने यही बात की थी कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है जो हम इजीली ट्रेस कर लें, जो हमें कह रही है कि प्रोमिनेंट नजर आ रही हो, जो प्रोमिनेंट हो, जो कन्वीनियंटली हम ट्रेस करके उसकी कॉस्ट को बता सके भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे अगर रिकॉल करें तो हमने गाड़ी की एग्जांपल ली थी कि उसमें जो स्टील यूज हो रहा है, उसमें जो पेंट यूज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। और ये बात उस वक्त की थी कि एक प्रोडक्ट में एक से ज्यादा कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे एक से ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है वैसे ही एक से ज्यादा डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। इसका ऑपोजिट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर ये कन्वीनियंटली ट्रेस होती है डायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, जो जिसको ट्रेस करना कन्वीनियंट ना हो, जिसको जरा डिफिकल्ट हो, जिसको जरा मुश्किल हो, इस तरह से कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़े, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़े, ठीक है ना, उसको ट्रेस करने में। तो जो किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विस में या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ अगर उसको हम देखें तो वो उसमें डायरेक्टली नहीं, रादर मतलब इनडायरेक्टली अकर हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कन्वीनियंटली ट्रेस्ड हो रही है, तो और ये वाली इंटरनेट कॉस्ट क्या होती है जो कि कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं हो रही होती। जैसे उसने कहा कि ये हमारे पास एग्जांपल प्रोडक्ट्स की जो थी उसके अंदर जो स्क्रूज यूज हो रहे थे, हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट लेबर था। और दूसरी बात जो है वो कह लीजिए कि हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट के परस्पेक्टिव में उसने कहा कॉस्ट ऑफ नेशनल एडवर्टाइजिंग फॉर एन एयरलाइन इज इनडायरेक्ट टू अ पर्टिकुलर फ्लाइट। अब देखें, एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेन आपका जो डिपार्टमेंट है, जो मेन आपका जो कह लीजिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। अब उसको हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई इस एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है उसका इस वाली फ्लाइट के साथ ये शेयर है, ऐसा नहीं है। वो तो तमाम जो उसकी फ्लाइट्स होंगी उन सब पे डिवाइड होनी, तो फ्लाइट के अंदर उसका जैसे मील का एक्सपेंस है, उसके अंदर जो उसकी सर्विसेज देनी है, उसके अंदर जो ब्लैंकेट्स जो भी सर्विस में यूज होने हैं, जो जो उस फ्लाइट में पेट्रोल यूज होना है, फ्यूल यूज होना है जो उसका कह लीजिए, तो वो जो उसका फ्यूल का यूजेज है वो उसका डायरेक्ट उसके साथ उसका लिंक है। जबकि जो एडवर्टाइजमेंट है या कोई इसी तरह से ओवरऑल कंपनी इस कह लीजिए कि प्लान के लिए कॉस्ट बियर कर रही है, जो कि तमाम प्लेन के साथ है, सिर्फ इसी प्लेन के साथ नहीं है बल्कि तमाम प्लेन के साथ है, वो इस प्लेन के साथ या इस कार के साथ क्या हो जाएंगी, वो आपकी हो जाएंगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। जबकि जिनका डायरेक्टली ताल्लुक इसी के साथ है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएंगी। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मटेरियल वगैरह इसका जिसका प्रोडक्शन में यूज हुआ है। और अगर फ्लाइट की बात करेंगे तो फ्लाइट में जो मील है, जो स्टाफ की कॉस्ट है, अच्छा,
जो वो पर्टिकुलर फ्लाइट के साथ स्टाफ एंगेज है। अगर वो स्टाफ ऐसा है जो पर्टिकुलर फ्लाइट के साथ एंगेज नहीं है, रादर मल्टीपल फ्लाइट के साथ है, तो वही जो स्टाफ की सैलरीज होंगी वो उसके लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएंगी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर उसने ये बात की है कि अ कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट टू द डिपार्टमेंट बट इनडायरेक्ट टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द डिपार्टमेंट। बिल्कुल बात ठीक है। अब एक कॉस्ट अगर डिपार्टमेंट के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लिहाज से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसका हेड है, उसकी जो सैलरी है वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन किसके परस्पेक्टिव में, अगर डिपार्टमेंट की कॉस्ट देखेंगे, हम ये चेक करें डिपार्टमेंट ए या डिपार्टमेंट बी या डिपार्टमेंट सी है, तो भाई किसकी कितनी कॉस्ट है, तो डिपार्टमेंट वाइज वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो जो उसके एम्प्लॉय की सैलरी, कौन से एम्प्लॉय की, जो मैनेजर है उसका, वो सैलरी उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है। जबकि अगर वही सैलरी हम यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए देखेंगे तो इनडायरेक्ट है, इनकर तो हो रही है। इसीलिए हमने उसको, याद होगा, इनडायरेक्ट लेबर में कंसिडर किया था, यानी कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी। डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए जरूरी है इनकर करना या बेयर करना। अ, अच्छा, अब ये यहाँ तक तो हमने बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर एक सॉरी सी बात है, ट्रेसिंग कॉस्ट डायरेक्टली टू डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। यानी कि वो कॉस्ट जो वैल्यू ऐड नहीं करती किसी भी प्रोडक्ट में, उनको एलिमिनेट करना होता है। यानी कि जिसकी वजह से वैल्यू ऐड होती है और जिसकी वजह से वैल्यू ऐड नहीं होती, हमें अलग-अलग रखना होता है कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें, तुम्हारे पास कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आई थी जी, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट किसके कंट्रोल में है, यानी कि कौन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है कॉस्ट को, किसके, कह लीजिए कि फंक्शन के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है। तो अब जैसे उसने एग्जांपल दिया, कॉस्ट दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मैनेजर इज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो दैट डेफिनेटली अगर उसके इन्फ्लुएंस में नहीं है कॉस्ट, तो वो अनकंट्रोलेबल है। अब एग्जांपल यहाँ पर हमने शेयर की हुई है कि जो फूड एक रेस्टोरेंट में यूज होता है, एक रेस्टोरेंट है, उसमें फूड सर्व होना है, तो उस फूड की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो कंट्रोलेबल है। जबकि इसी तरह जो हमारे पास, कह लीजिए कि जो पूरी एक एडवर्टाइजमेंट है उस रेस्टोरेंट के लिए, और उसके हो सकता है कि डिफरेंट चेन्स हो रेस्टोरेंट की, तो वो जो जो डिफरेंट चेन्स है रेस्टोरेंट की, वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, वो चूंकि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए नहीं, रादर तमाम रेस्टोरेंट्स के लिए है, तो वो जो रेस्टोरेंट मैनेजर है उसके लिए वो कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं है, रादर अनकंट्रोलेबल है। यानी कि एक रेस्टोरेंट जो मैनेजर है यार, वो फूड की कॉस्ट को तो कंट्रोल कर सकता है जो कि अपने पर्टिकुलर उस रेस्टोरेंट के अंदर आ रही है। लेकिन जो कॉस्ट एक मेन एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है जो तमाम को देख रहा है, वो उस रेस्टोरेंट मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है। वो एडवर्टाइजमेंट का जो मैनेजर है, जो मार्केटिंग का मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, वो भी इसको कंट्रोल कर सकता हो। यानी कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है कि आपने एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को जो है वो मैनेज करना है, या आपने एडवर्टीजमेंट को देखना है। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि कॉस्ट कंट्रोल कौन कर रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में है वो कॉस्ट। अच्छा जी। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारे पास वो आ जाती है जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट। ये इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसमें देखेंगे जी। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।